तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फॉक्स डीमन ने दोबारा से शाओलिंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते वो बंदी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। हालांकि शाओलिंग अभी भी अपनी माइंड स्पेस में उस डीमन के साथ फाइट कर रही है। वहीं पर चांग युआन ने प्रिंसेस शियांग से एंशिएंट स्क्रॉल हासिल किया और फिर वो बड़ी ही चालाकी से शाओलिंग और खुद को स्क्रॉल में कैद करवा लेता है। अगर वो समय रहते शाओलिंग को ठीक नहीं कर पाया तो शियांग उस स्क्रॉल को अंडरग्राउंड में मौजूद वेल में डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके चलते चांग युआन और शाओलिंग दोनों भी मारे जाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट स्क्रॉल के अंदर की दुनिया दिखाई गई, जहाँ पर शाओलिंग चांग युआन के साथ कैद थी। मगर शाओलिंग ने देखा कि चांग युआन वही कहीं पर छुपा हुआ है, इसीलिए वो उसे धमकाते हुए कहने लगी कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती तो तुम पूरी तरह से गलत हो। साथ ही साथ शाओलिंग ने यहाँ पर काफी सारी तबाही मचाना शुरू कर दी थी ताकि चांग युआन को मजबूर होकर उसके सामने आना पड़े। वो उसे याद दिलाती है कि इनर डीमन ट्रायल में जब तुम मुझे ढूंढना चाहती थी तब तुमने उस सिटी में मौजूद हर एक शख्स को स्लॉटर किया था, तो मैं तुम्हारे उसी एक्शन से इंस्पायर्ड होकर ये पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। वहीं पर चांग युआन चुपके से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे बस अब एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया और प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि आसमान में फ्लाई करते हुए किसी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो चुके। वहीं पर रेड परिंदा भी उन दोनों को फॉलो कर रहा था। वहीं पर लूजिया प्रिंसेस शियांग को बता रही थी कि अगर चांग युआन उस फॉक्स डीमन को खत्म करके स्क्रॉल से बाहर आ पाया तो वो फिर हमारी इस दुनिया का सेंट बन जाएगा। तो प्रिंसेस शियांग उससे पूछती कि भला तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, जिस पर लूजिया ने बताया कि वो बंदा खुद की जान पर खेलकर उस फॉक्स डीमन को मारना चाहता है। उसने खुद को एक चारे जैसा यूज करते हुए उस शैतान को ट्रैप कर लिया। ऐसे काम ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते, ये तो बस एक सेंट का ही जज्बा है। जो सुनकर प्रिंसेस शियांग कहने लगी कि शायद इसी वजह से मेरी मदर ने उसे चुना था। साथ ही साथ इन लोगों ने नोटिस किया कि वो एंशिएंट स्क्रॉल काफी तेजी के साथ बर्न हो रहा, जो देखते साथ ही शियांग समझ गई थी कि शायद चांग युआन और उस फॉक्स डीमन के दरमियान फाइट चल रही है। इसलिए ये लोग बड़ी ही तेजी के साथ नाइन स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। दरअसल ये प्लेटफॉर्म रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ से वो लोग हेवंस की पूजा कर पाए। इस जगह पर नाइन स्पिरिट बीस्ट के स्टैचूज थे और लेजेंड के अकॉर्डिंग ये सभी स्टैचूज वर्मिलियन बर्ड गॉड के डिसेंडेंट हैं। वेल सभी स्टैचूज बर्ड गॉड के साथ मिलकर जाओ किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। इनका काम है डीमंस को परास्त करके ईवल को मिटा देना, और बस इसी जगह से उस फॉक्स डीमन को खत्म करने की आखिरी उम्मीद थी। अब ये लोग उस प्लेटफॉर्म पर आगे जाने वाले थे कि तभी वहाँ पर रेड परिंदा पटक गया। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरी बॉडी से उस ब्लड बोन बर्निंग सील को हटा दीजिए। जो सुनते साथ ही लूजिया ने अपनी सोड इंटेंट से उस परिंदे पर अटैक कर दिया। उससे कहती कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अंदर उस फॉक्स डीमन का ब्लड है। तुमने उस फॉक्स डीमन का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी और अभी भी तुम्हारे अंदर उसका ब्लड मौजूद है, इसीलिए मुझे तुम्हारी ये बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करनी होगी। हालांकि लूजिया ने उस परिंदे की सोल को अपनी सोड में संभाल लिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हें अब मेरे साथ मिलकर 100 डीमंस को स्ले करना होगा। अगर तुम ये टारगेट पूरा कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी दोबारा से रिबिल्ड करने में हेल्प करूंगी। और अब हमें एंशिएंट स्क्रॉल के अंदर की दुनिया दिखाई गई, जहाँ पर वो फॉक्स डीमन चांग युआन को ढूंढने के लिए उस पूरी जगह पर तबाही मचा रही थी। इधर चांग युआन काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में मेरे मास्टर के हाथों मारा गया था और आज शायद मैं अपनी जूनियर के हाथों मारा जाऊंगा। क्या यही मेरी तकदीर है? अब कहानी यहाँ से सीधे पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर चांग युआन का सीनियर उसे बता रहा था कि अगर तुम डेडलॉक को ढूंढोगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल सकते हैं। तो चांग युआन इसी मेमोरी के बारे में सोचते हुए कहने लगा कि पता नहीं इस सिचुएशन में डेडलॉक है कौन। उतने में ही शियांग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नीचे गिर जाता है। शियांग ने उसे बताया था कि 5 साल बाद ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे पास आ जाना, हम दोनों एक ड्यूल करेंगे और फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाइन स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही विशाल बर्ड गॉडेस का स्टैचू था, जिसे देखकर तो लूजिया के होश ही उड़ गए। प्रिंसेस शियांग उससे कह रही थी कि सिस्टर इस इंपीरियल सील को कैपिटल के सेंटर में प्लेस करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस इंपीरियल सील की मदद से हमारा जाओ स्टेट स्टेबल रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर में अर्थ एंड हेवन हमारे स्टेट को शेक कर सकता है। तो लूजिया उस इंपीरियल सील को रिसीव करते हुए उससे पूछने लगी कि आखिर अर्थ एंड हेवन जाओ स्टेट को शेक क्यों करेगा, तुम एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या चाहती हो। जिस पर प्रिंसेस शियांग जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊँ तब मुझे इस नाइन स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ
कुछ ऐसा है जिसकी मदद से हम जाओ स्टेट को बचा सकते। जो सुनते साथ ही लूजिया उससे कहने लगी कि तुम तो सिर्फ अभी 16 साल की हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आना अलाउड नहीं था। जिस पर शियांग कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन 2 साल और इंतजार करने से सिर्फ जाओ स्टेट बर्बाद होगा। हमें जो कुछ भी करना है वो अभी करना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिसके बाद लूजिया को इंपीरियल कैपिटल जाने के लिए बताकर उस बर्ड गॉडेस के स्टैचू को देखने लगी। साथ ही वो अपनी मदर को याद करते हुए कहने लगी कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इतना कहते साथ ही शियांग ने उस अल्टर को अपनी पावर्स से एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद स्टैचू में जान आ गई। वहीं दूसरी तरफ शियांग के मास्टर गुशियान को खबर मिल गई कि शियांग 9 स्पिरिट प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। जो सुनते साथ ही मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि वहाँ जाना यानी मौत को बुलावा भेजना, मैं शियांग को मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मास्टर भी जल्दी से उस प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना हो गए। वो शियांग से कहने लगी कि शायद वो तुम ही हो जिसे मेरे मास्टर ने चुना था। तो शियांग उससे कहती हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। क्या उन्होंने आपको कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दी थी? जिस पर वो बर्ड गॉडेस जवाब देते हुए बताने लगी कि मुझे गॉडेस ने 100 साल इंतजार करने के लिए बताया था, और जैसे 100 साल पूरी हो जाए मुझे उस चूजन वन को अपने साथ ले जाना होगा ताकि मैं उसे एक्वायर्ड स्पिरिट दे सकूं। ये सुनते साथ ही शियांग को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वो कहती है कि अगर मुझे एक्वायर्ड स्पिरिट मिल गया तो मैं उस डीमन को आसानी से मार पाऊंगी। शायद ये एक्वायर्ड स्पिरिट ही मेरी मदर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था। उतने में ही बर्ड गॉडेस उसे बताती है कि 9 स्पिरिट एक यूनिक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो कि सीधे हेवन से कनेक्ट करता। इसकी डिवाइन पावर हेवन, मॉर्टल वर्ल्ड और वॉइड सी के बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकती, और इसी 9 स्पिरिट ऑब्जेक्ट की मदद से तुम एक्वायर्ड स्पिरिट को हासिल कर पाओगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कोई मामूली सा आर्टिफैक्ट नहीं जिसे तुम जब चाहो तब यूज करो। जिस पर शियांग जवाब देते हुए कहने लगी कि वो तो हमें तभी पता चलेगा जब मैं इसे ट्राई करूंगी, बिना कोशिश के हार मानना बिल्कुल ही गलत है। जो सुनकर वो बर्ड गॉडेस ऐसे ही समझाने लगती कि तुम काफी ज्यादा यंग हो और साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो लेवल पर है, इसलिए तुम कभी भी एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म नहीं कर पाओगी, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारी जाओगी। साथ ही मैं अपने मास्टर की मेहनत को जाया होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। जब 2 सालों बाद तुम 18 की हो जाओगी तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें एक्वायर्ड स्पिरिट को हासिल करने में पूरी मदद करूंगी। ये सुनकर तो शियांग काफी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो बता रही थी कि अगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो भला मैं यहाँ पर क्यों आती। जो सुनकर तो गॉडेस शियांग पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि एक्वायर्ड स्पिरिट को फॉर्म करना बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें बहुत ही भयानक फायर को सहन करते हुए 3000 वर्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर उस गॉडेस की गुस्सा होने से शियांग पर काफी हेवी प्रेशर रिलीज हो रहा था। तभी शियांग ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम जिस 3000 वर्ड्स की बात कर रही हो क्या वो वेस्टर्न किंगडम में है? जो सुनते साथ ही बर्ड गॉडेस शांत हो गई। वही दूसरी तरफ चांगयोन फाइनली उस फॉक्स डीमन के सामने पहुंच चुका था। फॉक्स डीमन उसे अपने सामने देखते हुए कहने लगी कि शायद छुप छुप कर तुम थक गए होंगे। जिस पर चांगयोन कहता है कि अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। तो फॉक्स डीमन को लग रहा था कि शायद चांगयोन के पास और कोई प्लान होगा जिसका यूज कर वो उसे खत्म करने वाला है। वहीं पर चांगयोन ने ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर अपनी किसी मूव को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जो देखो फॉक्स डीमन उसे याद दिला रही थी कि चांगयोन अब तुम्हारे पास उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है जिसका यूज कर तुम कोई स्पेल फॉर्म कर पाओ। यहाँ पर चांगयोन उसे बता रहा था कि ना मेरे पास बस एक ही पैतरा है जिसका यूज कर मैं अपनी मास्टर से उनकी स्पेल उधार ले सकता हूँ। यहाँ पर चांगयोन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन पर कुछ वर्ड्स लिख लिए थे, जिसके चलते फॉक्स डीमन एक इल्यूजन में ट्रैप हो गई, जहाँ पर वो एक टाविस टेम्पल को देख पाती है। वेल वही जगह थी जहाँ पर चांगयोन की मास्टर है। इधर बर्ड गॉडेस शियांग से पूछ रही थी कि बताओ तुमने 3000 वर्ड्स को कब देखा था? जिस पर शियांग बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैंने पहली बार बरगद के पेड़ पर क्लाइंब किया। उस वक्त सनसेट होते हुए मैं अपने खूबसूरत जाओ किंगडम को देख पा रही थी और उसी वक्त मुझे एक विजन आया जिसमें कि मुझे 3000 वर्ड की झलक नजर आई। तो बर्ड गॉडेस उसे बताती है कि एक्वायर्ड स्पिरिट अर्थ एंड हेवन के लॉज को फॉलो नहीं करता, वो एक 2-धारी तलवार जैसा है। जिसे भी एक्वायर्ड स्पिरिट को हासिल करने की चाह होगी उसे 3000 वर्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें उस पर्सन की बॉडी पर हजारों कट्स लग सकते हैं और अगर तुम्हारी फिलहाल की कल्टीवेशन को देखा जाए तो तुम सीधे पीसेस में शैटर हो जाओगी, तुम जिंदा बच ही नहीं सकती। तो बताओ क्या तुम अभी भी वहाँ जाना चाहती हो? जो सुनकर शियांग उस एंशिएंट स्क्रॉल को देखने लगी। इधर फॉक्स डीमन चांगयोन को
को देख नहीं सकती थी। वो उससे कहती है कि फालतू की गेम्स खेलना बंद कर दो, वो एंशिएंट स्क्रॉल अब थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया पर हेवन एंड अर्थ कोलैप्स हो सकते हैं। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना हम दोनों भी इसी में मारे जाएंगे। और उतने में चांग युआन ने उस शील्ड में हाथ डालते हुए उस फॉक्स डीमन को चोक करना शुरू कर दिया। तो फॉक्स डीमन भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए अपना हाथ सीधा चांग युआन के सीने के आर पार घुसा देती है, जिससे तो चांग युआन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ वो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि शील्ड में कैद होने के चलते मैं तुम्हें देख नहीं सकती थी, फिर तुम बेवजह मरने के लिए मेरे पास क्यों आए। इधर शियांग बर्ड गॉडेस को बताने लगी कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं इस खतरे को उठा ही नहीं पाई तो फिर जाओ स्टेट की एम्प्रेस बनने का क्या फायदा होगा, मुझे मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जिस पर वो गॉडेस जवाब देते हुए बता रही थी कि चलो मान लेते हैं तुमने 3000 वर्ड्स को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर तुम हेवनली डिमन का मुकाबला कैसे करोगी, क्या तुम उन्हें भी हैंडल कर सकती हो। जो सुनकर शियांग थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो गॉडेस उसे बताती है कि हेवनली डीमन वैसे तो डेड होते हैं, मगर उनका काम है स्पिरिचुअल पावर को डिवावर करना। वो सभी डीमंस पर्पल कोल्ड रोयम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भयानक है। ये 9 स्पिरिट्स मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए थे, इनके पास ट्रिमेंडस क्वांटिटी में स्पिरिचुअल पावर है, तो इसी स्पिरिचुअल पावर को देखकर वो हेवनली डीमन जरूर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बताओ अगर ऐसा हुआ तो तुम उनका मुकाबला कैसे करोगी। जिस पर शियांग कहने लगी कि जब का तब देखा जाएगा। इतना कहते साथ ही वो सीधे उस गॉडेस पर सवार हो गई। वहीं पर वो गॉडेस उसे रेजिस्ट करते हुए बार बार बता रही थी कि ये सब खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती, मगर शियांग को अब खुद की जरा भी परवाह नहीं। वो कहती है कि आज अगर मैं उस फॉक्स डीमन को मार नहीं पाई तो मेरा जाओ स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए चाहे आउटकम कुछ भी क्यों ना निकले मुझे रिस्क उठानी पड़ेगी। तो फाइनली वो गॉडेस उसे लेकर 3000 वर्ड की तरफ निकल पड़ती है। उसी वक्त मास्टर गुईशान भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, मगर उन्हें आने में देरी हो गई। वो तो अब चाहकर भी शियांग को रोक नहीं पाएंगे। इधर लुजिया ने इंपीरियल सील को अपने सोर्ड फॉर्मेशन में सेटअप कर लिया था, ताकि हेवन का कहर जाओ स्टेट पर बरस न पाए। उतने में ही उसकी नजर पड़ी शियांग पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियांग इस बर्ड गॉडेस के साथ कहाँ जा रही है, और फिर उसे शक हुआ कि शायद ये रास्ता डिवाइन किंगडम की तरफ जाता होगा। इधर शियांग पर थंडर और फायर से अटैक होना शुरू हो चुके थे। जो देख गॉडेस उसे बताती है कि अभी भी वक्त है, हम पीछे हट सकते। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जिस पर शियांग कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करके सीधा काम पर ध्यान दो। साथ ही साथ शियांग ने यहाँ पर सीधे पोर्टल में छलांग लगा दी थी, जहाँ पर वो काफी तेजी के साथ 3000 वर्ड्स को क्रॉस करने लगी। इस मोमेंट पर शियांग को अपनी मदर के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। बचपन से लेकर इम्प्रेस बनने तक का शियांग का सफर आसान नहीं था, मगर शियांग की खास बात यही है कि वो कभी हार नहीं मानती। आप सीन शिफ्ट होकर हम फॉक्स डीमन को देख पाते हैं, जो कि अपना हाथ अभी भी चांग युआन के सीने के अंदर पियर्स कर रही थी। वो उससे कहती कि हम दोनों में से कौन पहले मरेगा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे पहले ही निपट जाओ। उतने में फॉक्स डीमन को फील होने लगा कि उसकी पावर ड्रेन होती जा रही, जिससे वो थोड़ी सी पैनिक हो गई, मगर वो जानबूझकर चांग युआन को प्रोवोक कर रही थी कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कभी मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी वो बेवकूफ जूनियर भी मारी जाएगी। यहाँ पर शाओलिंग का जिक्र सुनते चांग युआन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, और उतने में वो अपना फोरहेड उस फॉक्स डीमन से टच करता है। यहाँ पर चांग युआन को अपने मास्टर की याद आने लगी। वो कहता है कि अगर मास्टर वाकई मुझे मारना चाहती थी तो मैं कभी सरवाइव नहीं कर पाता। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही मुझ पर अटैक किया होगा। शायद उन्हें पता था कि फ्यूचर में तुम आने वाली हो, तुम ही वो डेडलॉक हो जिसकी मुझे तलाश थी, और अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। यहाँ पर चांग युआन उसे बुरी तरह से चोक कर रहा था, जिससे तो फॉक्स डीमन हद से ज्यादा तड़पने लगी। उसे कुछ भी करके चांग युआन की गिरफ्त से आजाद होना था। दरअसल ये एक एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस है, जिसमें चांग युआन उस फॉक्स डीमन को अपनी शाओलिंग की बॉडी से दूर करना चाहता था। उतने में ही उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ओपन हो जाता है, तो चांग युआन ने उस पर से एक मैजिकल स्पेल उठा लिया। वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा पैनिक होते हुए उससे पूछने लगी कि बताओ तुम एग्जैक्टली करना क्या
चाहते हो, जिस पर चांगयान जवाब देते हुए उसे बताता है कि तुम न जाने कब से मेरी जूनियर की बॉडी में छुपी हुई हो, उसे तुमने काफी ज्यादा टॉर्चर किया, मगर अब तुम्हारा बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। जो सुनकर फॉक्स डीमन उसका मजाक उड़ाने लगी। वो कह रही थी कि मैं तो बाहर नहीं आऊंगी, अगर शाओलिंग मारी भी जाती है तो भी मैं मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते साथ ही चांगयान ने उसके माथे पर वो स्पेल सेटअप कर दिया। साथ ही साथ चांगयान उसके माथे से अपना माथा लगा देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप हुआ था। यहाँ पर चांगयान शाओलिंग और उसके दरमियान एक कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश कर रहा था, जिसका यूज करते हुए वो अपने मास्टर की डिवाइन पावर शाओलिंग के दिल तक पहुँचा पाए, और उसका ये प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया। चांगयान और शाओलिंग के दरमियान वो बॉन्ड क्रिएट हो चुका था। साथ ही साथ मास्टर की एनर्जी ने इन दोनों के दिलों को जोड़ दिया, जिसके चलते चांगयान को पता चल चुका था कि वो फॉक्स डीमन कहाँ पर छुपी हुई है। इसलिए वो तुरंत ही उस स्पेल से बाहर आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा पैनिक हो रही थी। वो तो किसी भी कीमत पर शाओलिंग की बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती थी। चांगयान का हाथ अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगी, मगर चांगयान ने उसे दबोच लिया और अब उसे बाहर पुल करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में शाओलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसका ये दर्द देखकर चांगयान की आंखें भर आई। वो अपनी जूनियर को कभी भी ऐसे तड़पते हुए देखना नहीं चाहता था। अब इसी मोमेंट पर चांगयान को पास्ट की बातें याद आने लगती है। उसकी मास्टर इसी मैजिकल टेक्निक का यूज करते हुए चांगयान के सीने से किसी स्पिरिट को बाहर खींच रही थी, और आज चांगयान भी बिल्कुल वही कर रहा था। वहीं पर वो फॉक्स डीमन अब धीरे धीरे करते हुए शाओलिंग के सीने से बाहर आने लगी। वो उससे बार बार यही कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कभी मुझे शाओलिंग की बॉडी से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर चांगयान को याद आता है कि उसकी बॉडी से उसके मास्टर ने एक फिनिक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। तो अब उन सारी बातों को याद करने के बाद चांगयान अपनी मास्टर से कहने लगा कि आज मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। उस दिन आपने मुझ पर अटैक नहीं किया था, बल्कि मेरी इनेट स्पिरिट को घायल किया था। पता नहीं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब चांगयान के इनेट स्पिरिट का यहाँ पर क्या कनेक्शन है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन ये सब करके उसकी मास्टर भी ज्यादा खुश नहीं थी। हम उनके चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं। साथ ही साथ चांगयान के प्रीवियस फॉर्म ने उसे बताया था कि मास्टर ने उसके साथ जो भी किया उसके पीछे एक वजह थी, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई। शायद ऐसा भी हो सकता है कि चांगयान के मास्टर बस उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, जैसे कि यहाँ पर चांगयान कर रहा था। भले ही शाओलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हुई, मगर फिर भी चांगयान उसके फॉक्स डीमन को बाहर निकालने में लगा हुआ था। अगर वो इसमें कामयाब भी हो गया तो शाओलिंग बुरी तरह से घायल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो कभी कल्टीवेट ना कर पाए, मगर शाओलिंग और उसके साथ जाओ स्टेट को प्रोटेक्ट करने का बस यही एक रास्ता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.